गुड इवनिंग साथियों। जीके विद राकेश जहांगीर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं जीसी विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके सामने हाजिर हैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संविधान के जितने भी जो भाग है। इससे पहले हमने पढ़ा था संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। उसके बाद में हमने पढ़ा था प्रस्तावना के बारे में। उसके बाद में हमने पढ़ा था अनुसूचियों के बारे में। और उसके बाद में हमारा संविधान के जो 22 भाग है और जो भाग हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनका वन बाय वन अपन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो आज के सेशन के ड्यूरिंग अपन क्या पढ़ने वाले, आज हमारे संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे। संविधान का भाग 1 दोस्तों आप जानते हो संघ व उसका राज्य क्षेत्र आता है ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आता है। और ये आता है आर्टिकल 1 से 4 के बीच में। आर्टिकल 1 से 4 संघ व उसका राज्य क्षेत्र आता है। और यहाँ से क्या क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्या समझ यहाँ पर हमें जरूरी है, एक्सपेक्टेड की जाती है एग्जाम में, उसके मद्देनजर आप अपन क्वेश्चन पे अपन नजर डालेंगे और उनके माध्यम से जितने भी जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो सारा अपन यहाँ से क्लियर करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम या नामों से किया गया है। यानी कि हमारा जो संविधान है ना, क्या ऐसा भी कोई आर्टिकल है जहां पर हमारे देश का ऑफिशियल नाम दे रखा है? जी हाँ। तो यहां पर मैं दोस्तों एक बात बता देता हूं, यदि ऑफिशियल नाम कहां पर है यदि आपसे पूछा जाए तो वो है दोस्तों आपका आर्टिकल 1 में। कौन से आर्टिकल में दे रखा है? ये आपके आर्टिकल जो 1 है वहां पर हमारे देश का ऑफिशियल नाम दे रखा है। और वो क्या दे रखा है? आर्टिकल 1 को जब अपन पढ़ते हैं ना, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी कि भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी कि भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ होगा। एक देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, भारत जो कि इंडिया, इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा। ये क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। एक तो यहां पर एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश होगा, ये स्पष्ट होता है। दूसरा यहां से स्पष्ट होता है भारत, या फिर दूसरा नाम स्पष्ट होता है यहां से इंडिया। तो दो बात यहां से सीखनी है। आर्टिकल 1 यहां पर भारत का ऑफिशियल नाम का पता चलता है, कौन सा? इंडिया दैट इज भारत, ऐसे याद रखना है। यानी कि भारत और इंडिया हमारे दो औपचारिक नाम। देखो भारत और इंडिया पहले ऑप्शन में, जी हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। केवल भारत नहीं है, हिंदुस्तान तथा भारत ही आपसे ट्रैप करने का प्रयास किया जा सकता है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान हमारा ऑफिशियल नाम नहीं है। लेकिन अपन ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो कभी हमारा नाम हिंदुस्तान भी रहा था, कभी आर्यभट्ट भी हमारा नाम रहा था, कभी जम्बू द्वीप भी हमारा देश का नाम रहा था। लेकिन ऑफिशियल नाम हमारे संविधान में हम किस नाम से पुकारते थे आपसे पूछा जाए तो बताना इंडिया दैट इज भारत। और आपसे पूछा जाए ये बताता कौन है, तब आपको बताना कि ये बताता हमारा आर्टिकल 1 बताता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद बात करते हैं भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इट मींस हमारा राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? हमारा ऑप्शन 1 बन जाएगा। भारत तथा इंडिया आर्टिकल 1 में दे रखा है, इंडिया दैट इज वाज शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। अब संघ शब्द का जो प्रयोग किया है वहां हमने कौन से शब्द का प्रयोग किया है, उसका मतलब क्या होता है, यूएसए के फेडरल सिस्टम से वो कैसे भिन्न है, उसके बारे में अपन चर्चा यहां पर करेंगे। चलो बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। हाँ, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? बहुत बढ़िया। अब दोस्तों यहां पर जब भी अपन बात करें, देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें यहां पर दे रखी हैं जो अपने एग्जाम में कई तरीकों से पूछी जा सकती है। भाई साहब कौन कर सकता है ये कार्य? संसद कर सकती है। ध्यान रखना, आने वाले समय में एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोई भी नए राज्य का गठन कौन कर सकता है। हमारी सरकार कर सकती है, संसद कर सकती है, राष्ट्रपति कर सकता है, या फिर उसके साथ में कोई ऑप्शन और दिया जा, जनमत के द्वारा किया जा सकता है, इस टाइप का ऑप्शन दिया जा सकता है। तो ध्यान रखें, संसद बाय द लॉ यानी कि विधि के द्वारा कर सकती है, यानी कि भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश करवा सकती है या फिर उनकी स्थापना कर सकती है। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है दोस्तों, ये बात आपको यहां से बतानी है। तो दोस्तों यानी कि नए राज्य का प्रवेश, यानी कि कोई बाहर का एरिया है और यदि वो भारत के अंदर लाकर अपन उसको राज्य बनाना चाहते हैं तो वो आर्टिकल 2 में दे रखा है ना। यानी कि आर्टिकल 2 में दे रखा है, वो किसके बारे में दे रखा है? यानी कि कोई भी बाहर का क्षेत्र, बाहर का, या फिर आप इसे कह सकते हो कि विदेशी भूभाग, और उसको अपन क्या बनाना चाहते हैं? अपन राज्य बनाना चाहते हैं, या फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहते हैं, या फिर भारत का अधिकृत भूभाग बनाना चाहते हैं। जरूरी नहीं अब केंद्रीय राज्य ही बनाए, भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवेश करवा रहे हैं या नए राज्य का गठन कर रहे हैं, है ना।
तो ये आप कौन से आर्टिकल में प्रोसेस दे रखा है या फिर पावर दे रखी है, ये प्रोसेस एंड पावर दोनों आर्टिकल 2 में दे रखी है। बाहर का भूभाग यदि भारत के अंदर लाकर अपन राज्य बनाना चाहे, भारत के संघ में शामिल करना चाहे, तो आर्टिकल 2 में इसकी पावर दे रखी है और इसका प्रोसीजर दे रखा है। पावर में किसको दे रखी है? पावर दे रखी है संसद को। किसके द्वारा? विधि के द्वारा संसद बना सकती है क्या? नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। ऐसा प्रोसेस आपका कहां पर दे रखा है? आर्टिकल 3 के अंतर्गत 2 के अंतर्गत दे रखा है। आर्टिकल 3 के बारे में क्या बोलता है दोस्तों? आर्टिकल 3 कहता है कि हमारे भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, है ना, जैसे कि हमारे राजस्थान की बात कर ले, राजस्थान से कल की डेट में 2 राजस्थान बनाना चाहे राज्य, एक अरावली के पश्चिम वाला मरु प्रदेश बनाना चाहे, एक दूसरा नॉर्मल राजस्थान जो है उसको वैसे ही रहना दी जाए। यदि ऐसे 2 राज्यों का गठन करना है तो ऐसा कौन कर सकता है? यह भी कार्य संसद कर सकती है विधि के द्वारा, लेकिन इसको करने का जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 3 में दे रखा है, ठीक है। और इसके लिए जरूरी है कि वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद में ऐसा विधेयक लाया जाए। तो यहां पर राज्य क्षेत्र के अंदर राज्य क्षेत्र के भीतर, है ना, नए राज्य का गठन, यानी कि आप नए राज्य का गठन करते हो या फिर उसका नाम परिवर्तन करते हो या फिर उसकी सीमा परिवर्तन करते हो। सीमा परिवर्तन का मतलब उसकी सीमा बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, जो भी चेंजमेंट आप करना चाहते हो, पूरे नक्शे को बदलना चाहते हो तब भी आप बदल सकते हो, लेकिन वो बदलने की पावर किसके पास में? तब बताना संसद के पास में। ऐसी पावर और प्रोसीजर कहां पर दे रखी है? तब बताना आर्टिकल 3 के अंतर्गत दे रखी है। लेकिन आर्टिकल 3 में जो भी कार्य किया जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से किया जाएगा, लेकिन आर्टिकल 2 में यह करने से पहले आपको राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की जरूरत नहीं है, लेकिन यह भी कार्य संसद कर सकती है, विधि के द्वारा कर सकती है। आर्टिकल 4 के बारे में जान लेते हैं। यह कहता है कि जब भी आप राज्यों का गठन कर रहे हो, चाहे अंदर कुछ परिवर्तन कर रहे हो या बाहर की टेरिटरी भारत में लाते हो, ये दोनों भी जो कार्य करोगे ये आपको साधारण बहुमत से पारित विधेयक के साथ में करना पड़ेगा। यानी ये जो भी प्रोसेस करते हो, यानी कि यदि आप आर्टिकल 2 या 3 में परिवर्तन जो करते हो वो आपका साधारण बहुमत से पारित विधेयक द्वारा आप करोगे। ऐसा आप एक बिल लेकर आओगे जो साधारण बहुमत से पारित हो जाए, यानी कि आपको इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत परिवर्तन की जरूरत नहीं है। यानी कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन आवश्यक नहीं है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। ये कौन बताता है? ये आर्टिकल 4 बताता है। तो बड़ी बड़ी बात कहूं, आर्टिकल 1 to 4 भाग पहले में क्या बातें हैं वो सारी आपने सीख ली। एक बार देखिएगा, आर्टिकल 1 क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत या इंडिया जो कि राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। और संघ क्या है उसको अपन समझ लेंगे। पहली बात, आर्टिकल 1 में भारत के आधिकारिक नाम का पता जाता। आर्टिकल 2 नए राज्य का गठन, लेकिन आर्टिकल 3 वो भी नए राज्य का गठन। 2 में बाहर के एरिया को भारत के संघ क्षेत्र में शामिल करना हो, या आर्टिकल 3 में भारत के अंदर में राज्यों के नाम परिवर्तन, किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना घटाना, नए राज्य का निर्माण करने की आर्टिकल 3 में दिया गया है। 2 में ये समझिएगा 2 नंबर का काम, मतलब बाहर से कोई राज्य अपने अंदर ला रहे, कहते हैं ना कि सर ये तो 2 नंबर का काम है, बाहर से 2 नंबर का काम। तो बाहर से कोई काम अपने अंदर ले आए, बाहर से कोई टेरिटरी भारत में मिला दिए, उसको आर्टिकल 2 में दिया गया। आर्टिकल 3 में राज्य क्षेत्र के अंतर्गत दे रखा है। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में आप जो भी संविधान संशोधन करोगे वो साधारण बहुमत से पारित विधेयक के आधार पर किया जा सकता है। उसके लिए आर्टिकल 368 के अंतर्गत आपको संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ये आर्टिकल 4 बताता है। तो ये सारी बात आपको यहां से क्लियर हो जाती है। अगला चलिए। ओके, हाँ, संविधान के अनुसार भारत है। भारत क्या है? भारत एक संघीय राज्य है, भारत एक एकात्मक राज्य है, भारत राज्यों का संघ है, या फिर भारत एक अर्ध संघीय राज्य है। देखो दोस्तों, बात तो मैं कहूं काफी बातें यहां पर सही स्पष्ट हो रही है, लेकिन संविधान में सबसे सूटेबल वर्ड आप कौन सा कह सकते हो जो हमारा यहां पर दे रखा है? आपका यहां पर आ जाएगा सबसे कि संविधान में अनुसार भारत है, तब आपको बताना राज्यों का संघ है। ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। और ये बात ऐसे ही कहां पर लिखी गई है? ये आर्टिकल 1 में दे रखी है। ये बात आपको ध्यान में रखना है।
ऐसे डिट्टो वर्ड आपसे एग्जाम में पूछेंगे। और दोस्तों जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन है, या फिर उसमें मैंने थोड़ा बहुत वो परिवर्तन किया है जो यहाँ पर आपके ऑप्शन को और अच्छा बनाया जा सके और आपको कंफ्यूज किया जा सके और कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही है। यदि कहा कि भाई साहब भारत में कोई नए राज्य का, जैसे कि आपको बात कर रहे हैं, ये भाई साहब आपका इंडिया है और इसमें कल आपने बांग्लादेश से हड़प कर कोई भी ये टेरिटरी है आपने इसमें इंडिया में शामिल कर लिया। अब देखो भारत की बाउंड्री कहां बन गई, अब भारत की बाउंड्री ये बन चुकी है। अब आपने ऐसा परिवर्तन किया तो क्या किसी अनुसूची पर प्रभाव पड़ेगा? कौन सी अनुसूची पर निश्चित तौर से प्रभाव पड़ेगा, यह बात यहां से जानना चाहता है। यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन, चाहे अंदर भी हो सकता है, कोई अंदर भी, जैसे कि मैं बात करूं ये अपना राजस्थान है और इस राजस्थान के दो राजस्थान बना दिए, एक इधर का बन गया एक इधर का बन गया, तो क्या या ऐसा करते हैं या फिर ऐसा, ये वाला करने की पावर कौन से आर्टिकल 2 में, ऐसा करने की पावर कहां पर आर्टिकल 3 में, दोनों की दोनों किसके पास में, संसद के पास में। किसके द्वारा, विधि के द्वारा। ये ऐसे वर्ड है जो आपके एग्जाम में यदि यहां से इस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। यह कहता है यदि संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो ध्यान रखना, आवश्यक रूप से हमें प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। किसमें करना पड़ेगा? प्रथम अनुसूची में करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 और कहता है कि भाई भारत के संघ में उसके राज्य क्षेत्र में क्या शामिल होगा। तो आर्टिकल 1 इसके बारे में बताता है कि वो सारा एरिया भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होगा जो अनुसूची 1 में निर्दिष्ट होगा। तो अनुसूची 1 में क्या निर्दिष्ट होता है सर? अनुसूची 1 में 3 चीजें निर्दिष्ट होती है, ध्यान रखना। एक तो होते हैं हमारे जितने भी जो राज्य है, यानी कि वर्तमान में बात करूं तो हमारे 28 राज्य हैं। उसके बाद में हमारे संघ शासित प्रदेश इसमें शामिल होते हैं, इसमें होते हैं दोस्तों संघ शासित प्रदेश होते हैं। और इसके बाद में कोई भी अधिकृत एरिया, कोई भी एरिया, अधिकृत एरिया कह दूं या फिर अधिकृत जो कोई भी क्षेत्र है, ऑक्यूपाइड एरिया जिसको अपन कह सकते हैं। कल की डेट में हमने इस एरिया को ऑक्यूपाइड कर इंडिया में डाल दिया, तो आप उसको राज्य नहीं बना रहे हो, आप उसको केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना रहे हो, तो आप इसका रिकॉर्ड कहां पर मेंटेन करोगे? दैट टाइम आप अनुसूची 1 में इसको नाम दर्ज कर दोगे, क्योंकि आर्टिकल 1 कहता है अनुसूची 1 में जो भी आपने नाम लिख दिया वो भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल है। फिर हमने देखा जाकर अनुसूची 1 को कि वहां पर क्या लिखा है, वहां पर एक तो लिखा राज्यों के नाम, जैसे 28 राज्य वो यहां पर लिखे, और यहां पर आपके 28 राज्यों के नाम लिखे और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखे। कल की डेट में कोई भी एरिया, जैसे बेरूबाड़ी नामक का कोई कस्बा हमने जीत लिया, तो हमने बेरूबाड़ी को ना राज्य बना रहे हैं ना केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं, लेकिन भारत ने कैप्चर कर लिया, अपने राज्य क्षेत्र मिला दिया, तो यहां पर बेरूबाड़ी कस्बा लिख देगा अनुसूची 1 में। तो अनुसूची 1 में संशोधन आवश्यक रूप से होगा, यह बात का ध्यान रखें। और कौन से में किया जा सकता है? कल की डेट में आपको वहां पर आपने संघ शासित प्रदेश बना दिया या फिर आपने उसको राज्य बना दिया। अब जब राज्य बनेगा, संघ शासित प्रदेश बनेगा, संघ शासित प्रदेश में हमने विधानसभा का बना दिया, तो राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व होगा कि नहीं होगा? होगा सर, क्योंकि राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व राज्यों का होता है वो शेड्यूल 4 में होता है, अनुसूची 4 में होता है। तो इस समय आपको अनुसूची 4 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, है ना। 2 में, तीसरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5वीं में यदि आपका अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का दर्जा यदि आप उसको दे रहे हो, तब आपको वहां पर अनुसूची 5 में भी परिवर्तन करना पड़ सकता है। समझ पा रहे हो क्या? इस प्रकार से सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन यहां पर पूछेंगे आवश्यक रूप से किसमें परिवर्तन होगा, तो अनुसूची 1 में। हम ये मानकर चलते हैं कि कुछ भी कर ले, चाहे छोटा सा उसमें शामिल कर ले, राज्य भी ना बनाए, राज्यसभा में उसमें प्रतिनिधित्व ना दे, संघ शासित प्रदेश ना बनाए, केवल कैप्चर करके भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया है, उस स्थिति में भी आपको अनुसूची 1 में परिवर्तन करना जरूरी है, क्योंकि वहां पर उसका नाम दर्ज करना पड़ेगा। क्योंकि अनुसूची फर्स्ट में वो सारी चीजें होती है, राज्य होगा, केंद्र शासित प्रदेश या कोई भी एरिया जो हमने अधिकृत कर लिया गया। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको यहां से क्लियर हो जाती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, ये बात हमने पहले कह दी कि आपको कोई भी नया राज्य बनाना है, नए राज्य को गठन करना है, तो वो कौन कर सकता है? क्या राष्ट्र, क्या संसद कर सकती है, क्या राष्ट्रपति कर सकता है, क्या मंत्री परिषद कर सकती है, क्या राज्य पुनर्गठन आयोग कर सकता है? हमने इसी क्वेश्चन की अभी चर्चा करी थी। और ऐसे सवाल जब भी आते हैं ना दोस्तों, एक बार बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ यार, संसद कर सकती है या राष्ट्रपति कर सकता है। तो ध्यान रखें, आर्टिकल 2 और 3 ये कहां पर नए राज्य का गठन कहां पर दे रखा है?
आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में दे रखा है, क्लियर कट इसमें कहा गया है कि संसद विधि के द्वारा, ये दोनों वर्ड ध्यान रखना, कौन कर सकता है, ये संसद कर सकती है, किसके द्वारा कर सकती है, विधि के द्वारा। यानी कि विधि के द्वारा का मतलब हो गया जो प्रोसीजर उसमें बताया गया है, उसमें कह दिया कि तुम सामान्य संविधान संशोधन करोगे और तुमने कोई एग्रीमेंट कर लिया संसद ने, तो वो चीज भी गलत हो जाएगी। तो वहां पर एग्रीमेंट नहीं करोगे, बाय द लॉ, यानी कि विधि, जो प्रोसीजर वहां पर बताया गया उसके द्वारा कर सकती है। कौन कर सकती है, संसद। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, संसद हो जाएगा 2 और 3 में। लेकिन 3 में एक बात का ध्यान रखना, संसद करेगी, लेकिन इसके लिए पूर्व सिफारिश जरूरी होगी किसकी, राष्ट्रपति की। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उसका निर्माण राष्ट्रपति करेगा, ये बात का ध्यान रखें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, हाँ, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कॉन्फेडरेशन है, राज्यों का यूनियन है। हमने कहा था इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट। हमने क्या कहा था, इसमें आपका लिखा है भाई साहब यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यानी कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, हमने कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया है, यूनियन शब्द का। यानी कि जो संघ शब्द होता है ना, उसके लिए हम 2 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो अपन यूनियन का प्रयोग कर सकते हैं, और एक अपन प्रयोग कर सकते हैं किसका, फेडरल का प्रयोग कर सकते हैं। किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, फेडरल का प्रयोग कर सकते हैं। सर जहां पर भी फेडरल शब्द का प्रयोग होगा वहां राज्य और केंद्र दोनों को बराबर शक्तियां होगी। यानी कि यहां पर क्या होगा, राज्यों के पास में क्या शक्ति होगी, राज्य व केंद्र होंगे ना, तो वो होंगे समान शक्तिशाली होंगे, समान शक्तिशाली होंगे। अब इसके पास में, राज्यों के पास में क्या होगा, राज्य का अपना ध्वज होगा, राज्य के पास में अपना क्या होगा, संविधान होगा, और राज्य और संघ के मध्य एक एग्रीमेंट होगा। फेडरल में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है सर, एक एग्रीमेंट हो सकता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, समझौता होता है। जिस दिन राज्य को अलग होना है वो अलग हो सकता है। ऐसा सिस्टम कहां पर होता है, फेडरल में होता है। यदि आपसे पूछा जाए ऐसा सिस्टम कहां पर है, प्योर फेडरलिज्म पाया जाता है सर यूएसए के अंतर्गत। ये ऐसा सिस्टम कहां पर पाया जाता है, ये यूएसए के अंतर्गत पाया जाता है। अब मुझे बताओ, जब भारत देश आजाद हुआ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो क्या वो स्थिति थी कि हम बिल्कुल राज्यों को इतनी स्वतंत्रता प्रदान करते, नहीं। हम लोकतंत्र की स्थापना करने चाहते थे। हम राज्यों को, और जो देशी रियासतें हमारे राज्यों में शामिल हो रही थी, उनको हम इतनी स्वायत्ता देना चाहते थे कि हम आपको कुछ पावर देंगे, आपका इतना भी दमन नहीं करेंगे जितना एकात्मक सिस्टम में होता है। एकात्मक में क्या होता है, एकात्मक जो यूनिटरी सिस्टम होता है ना, एकात्मक सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, उसमें केवल केंद्र पावरफुल होता है, राज्यों के पास में कोई पावर नहीं होती है। तो हमने ऐसा भी नहीं किया, हमने यूनियन शब्द में राज्यों को शक्तियां प्रदान करी, आप कह सकते हो। तो राज्यों को हमने क्या की, शक्तियां प्रदान की। और दोस्तों राज्यों को हमने जो शक्तियां प्रदान की है ना, आप देखते हो जो आपकी अनुसूची जो 7 है ना, अनुसूची 7 में आपको पता होगा 3 सूचियां दे रखी है। अनुसूची 7 में 3 सूचियां दे रखी है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ये किस बात को स्पष्ट करती है, यानी कि आपको पता होगा राज्य सूची में कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल किसके पास में होती है, राज्य सरकार के पास में होती है। अच्छा, इसका मतलब वहां पर उनकी विधानसभा होगी, विधानमंडल होगा, वो कानून बना सकता है, उनका प्रधानमंत्री होगा, उनका मंत्री परिषद होगा, और इन सब्जेक्ट पर वो खुद डिसीजन ले पाएंगे। हमने इतनी स्वायत्ता दे दी है, लेकिन हम उनको एकात्मक रूप से बांधे रखने के लिए, है ना, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमने उनको अलग ध्वज नहीं दिया, अलग संविधान नहीं दिया, है ना। हमने ये नहीं कहा बेटा तुम एग्रीमेंट के आधार पर यहां पर बाइंडिंग नहीं हो, हमने आपको पावर दी है, संविधान ने आपको पावर दी है, आप इनके साथ में जुड़े रहने की पावर, ये एग्रीमेंट नहीं है, आप अलग नहीं हो सकते हो। ये डिफरेंस होता है फेडरल और यूनियन के अंतर्गत। इसलिए हमने क्या किया, राज्यों का यूनियन शब्द का प्रयोग किया, ना कि फेडरल शब्द का, या फिर ना कि फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन शब्द का। समझ पा रहे हैं इस बात को। यदि फेडरेशन होता तो क्या होता, आज राजस्थान चाहे तो कल की डेट में अलग राज्य बना ले, राजस्थान का अलग ध्वज होता, राजस्थान की अलग नागरिकता होती, राजस्थान जिस दिन चाहे भारत से अलग हो सकता, ये होता सर।
और भारत आप समझिएगा जितनी 565 रियासतों का हमने जब एकीकरण किया, इतनी पावर सबको दे देते कि एग्रीमेंट के बेस पे उनको जोड़ लेते, तो क्या आज भारत एक इस रूप में दिखाई देता जिसमें हम देखते हैं? कभी कभी नहीं हो पाता। तो जिसके चलते हमने यूनियन शब्द का प्रयोग किया। हम ये भी चाहते थे संविधान निर्माता कि हम उनको उतनी शक्तियां दें ताकि उनको कभी फील ना हो कि हम मतलब पूरा हम पर एक संविधान लागू किया जा रहा है, थोपा जा रहा है, सारी शक्तियां ऊपर से हमारे ऊपर प्रेशराइज हो रही है, हमें बांध कर रखा गया है। नहीं, हमने आपको बिल्कुल पावर दिया। तो ये डिफरेंस होता है यूनियन में और फेडरेशन में। तो हमारे संविधान में हमने आर्टिकल 1 में किसका प्रयोग किया गया है? ये हमने प्रयोग किया सर आर्टिकल 1 के अंतर्गत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट नॉट टू द फेडरेशन ऑफ द स्टेट। हमने यूनियन शब्द का प्रयोग किया है आर्टिकल 1 में। यूनियन का मतलब राज्यों को स्वायत्ता देना, लेकिन इतनी स्वायत्ता नहीं देना कि वो पूरी तरीके से अपना डिसीजन ले पाए। अगली बात देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। भाई साहब देखो, कौन सा सही है आपको ये बात का पता करना है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। आप पिछले वाले क्वेश्चन से कुछ रिलेट कर पा रहे हो क्या? जी हाँ, देखो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था, वहां से सीधा पिक किया मैंने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखो हमारे संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि भारत राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं देता है। जी हां, हमारे यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब हमने कहा था, देखो अरे यूनियन शब्द का हमने कहा था, यूनियन ऑफ जो स्टेट है ना, इसका मतलब क्या है? हम उसको शक्तियां देंगे लेकिन इतनी पावर नहीं देंगे कि वो अलग हो सके। फेडरेशन होता तो राज्य कभी भी अलग हो सकता था, ये बात का ध्यान रखें। तो यहां पर ये बात आपका स्टेटमेंट क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता। दूसरा देखिएगा, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा, यानी कि भाषाओं के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। बिल्कुल था सर। हमारा जब देश आजाद हुआ, हमारे सामने समस्या थी, क्या राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए या फिर प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक रहे ऐसा किया जाए। उसके लिए हमने 3 समितियों का गठन किया। सबसे पहले हमने बिठाया था सर धर आयोग। हमने किसको बिठाया? धर आयोग को बिठाया 1948 के अंतर्गत। उसके बाद में आती है सर जेवीपी कमेटी, ये बनती है 1949 के अंतर्गत। उसके बाद में सर एक आता है फजल अली कमीशन, यानी कि फजल अली आयोग जो आता है 1953 में इसका गठन किया जाता है, 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है। ये 3 आयोग आते हैं सर, ध्यान रखना। ये स्टार्टिंग के जो 2 आयोग है ना, भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए क्या, इस पर अपना जवाब देता है कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से होना चाहिए। ये धर आयोग 1948, जेवीपी कमेटी 1949 दोनों बताती है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा इसके बाद में मद्रास राज्य हुआ करता था भारत में, जिसको आज अपन तमिलनाडु जानते हैं। वहां पर तेलुगु और तमिल भाषियों के मध्य राज्यों को लेकर एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है। तेलुगु भाषी वहां से एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन चाहते हैं। और आपको पता होगा पोटी श्री रामल्लू 56 दिन का आमरण अनशन करते हैं और 15 दिसंबर 1952 को उनकी जैसे मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर हमारी सरकार को मजबूर होना पड़ा, झुकना पड़ा एक नए राज्य का गठन करने के लिए, वो भी भाषा के आधार पर। इसलिए अपन बताते हैं कि सर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उसके बाद में फजल अली कमीशन बिठाया गया। देखो 1953 अक्टूबर में उसकी स्थापना होती और 1953 में फजल अली कमीशन को बिठाया गया कि यार आप दोबारा से चेक करिएगा क्या रियल में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तब फजल अली कमीशन कहता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा मराठा और गुजराती भाषियों के मध्य यहाँ पर पंगे चल रहे हैं, उस आप पंजाबी और हिंदी भाषियों के मध्य यहाँ पर लड़ाई चल रही है। सभी जितने भी जो भाषा वाले जो एरिया है उनमें अपने अलग राज्यों के लेकर मांग चल रही थी। तो फजल अली कमीशन ने परमिशन दी। तो आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा आयोग था जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को मंजूरी प्रदान करी, तब आपको फजल अली कमीशन बता देना है। आगे आएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी, देखो ध्यान रखना ये कांग्रेस के द्वारा गठित कमेटी थी, ने राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं था। ये बात का ध्यान रखें। देखो सर जेवीपी कमेटी ना, जे से क्या बन जाएगा जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। यहां पर ये नाम भी आ सकता है, जेवीपी कमेटी शॉर्ट में नाम आएगा। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाएगा कि जेवीपी में निम्न में से कौन सा नहीं है, इनमें से कोई एक नाम दे देगा। देखो एक तो आपको बन जाएगा जे से जवाहरलाल नेहरू और पी से क्या बन जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल
और जे वी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारमैया, ये आपका आ जाएगा ये जे, ये आपका वी और ये आपका पी। इन्होंने क्या भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को मंजूरी दी थी? ये कहते हैं नहीं दी थी, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो जाएगा। इट मींस ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहां पर देखिएगा तीनों सही है, ये ऑप्शन आपका राइट बन जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। आगे अपन ये भी बात कर लेंगे कि फजल अली कमीशन जब आया था, फजल अली कमीशन में 3 सदस्य थे, वो 3 सदस्य कौन कौन से थे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे साथ में आ चुका है। देखो क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, पढ़िएगा उसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार देखो, संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, यस, पार्लियामेंट बाय द लॉ कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। सही नहीं है, हमें गलत कथन का चुनाव करना है ना। इस प्रकार की विधियों में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, ठीक है, मान लेते हैं। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के संविधान का संशोधन समझा जाएगा। हमने आपको पहले बताया था कि आर्टिकल 2 और 3, अनुसूची 1 और 4, इनमें आप कोई भी परिवर्तन करते हो, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यह साधारण बहुमत से पारित विधेयक होगा। यह बात का ध्यान, साधारण संविधान संशोधन होगा, सामान्य संविधान संशोधन होगा, यह बात का ध्यान रखें। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुरस्तापित नहीं किया जाएगा जब तक इस राज्य विधानमंडल को निर्दिष्ट, देखो बेटा, राज्य विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया हो जिसके क्षेत्र, सीमा या फिर नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। देखो सर होता क्या है, इसमें आपका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? राइट आंसर तीसरा बन जाएगा। यहां पर यह भी आपको बता देता हूं कि पहली अनुसूची में क्यों परिवर्तन करना पड़ेगा, चौथी में क्यों करना पड़ेगा। पहली में अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा, लेकिन जरूरत पड़े तो चौथी में करना पड़ेगा। क्यों? कल की डेट में देखो नए राज्य का गठन किया, अब राज्य का गठन किया तो वहां पर विधानसभा बनेगी। जब विधानसभा बनेगी तो विधानसभा के राज्यसभा, देखो हमने कहा था जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, हमने 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, एक हमने लद्दाख बना दिया, एक हमने जम्मू कश्मीर बना दिया। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, वो राज्यसभा में भी उनके सदस्य होते हैं। अब राज्यसभा में उनके सदस्य जाएंगे, कितने सदस्य जाएंगे? जनसंख्या के अनुपात में जाएंगे। लेकिन ये प्रावधान कहां पर दिया है? अनुसूची 4 में दिया है। तो अनुसूची 4 में हमें लिखना पड़ेगा, मतलब क्या है, अनुसूची 4 में भी हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने लद्दाख जब बनाया, यदि वहां पर विधानसभा नहीं रखते जम्मू कश्मीर में, तो अनुसूची 4 में परिवर्तन नहीं होता। और जब हमने वहां पर रख दिया तो अनुसूची 4 में इसको निर्दिष्ट करना पड़ा, लद्दाख को अब भी वहां पर निर्दिष्ट नहीं करना पड़ रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो यहां पर ध्यान रखना, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा, बिल्कुल। और यह भी कहा गया है सामान्य बहुमत से पारित विधेयक के द्वारा हो जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर कौन सा बन जाएगा? तीसरा राइट आंसर बन जाएगा। अपन बात करते सर आर्टिकल 3 में क्या दिया गया है? यहां पर दिया गया है नए राज्य का गठन। यहां पर क्या दिया है? नए राज्य का गठन कौन कर सकता है सर? यहां पर आपका कर सकता है संसद कर सकती है। लेकिन संसद किसके? बाई द लॉ, यानी कि विधि के द्वारा, विधि में जो प्रक्रिया दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग करेगी। लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होगी? व्हाट इज द प्रोसेस? उसका प्रोसेस क्या होगा? तो देखिएगा, सबसे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश, बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या चाहिएगी? राष्ट्रपति की सिफारिश। फिर आपका कहां पर जाएगा? फिर विधेयक जाएगा संबंधित राज्य के पास में। किसके पास में जाएगा? संबंधित राज्य के पास। अब संबंधित राज्य में कहां पर जाएगा? उसके विधानमंडल में जाएगा, संबंधित राज्य की विधानमंडल में जाएगा। और जब संबंधित राज्य के विधानमंडल में जाएगा तो विधानसभा वहां पर क्या करेगी? उसको सुझाव देकर वापस भेज सकती है, उसको अनुमति दे सकती है, या फिर मना भी कर सकती है। ये सारे ऑप्शन उसके पास में रहेंगे। लेकिन वो जो भी अनुमति देती है, जो भी सुझाव देती है, वो राष्ट्रपति या फिर हमारी संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। ये बात का ध्यान रखें। लेकिन ये संवैधानिक प्रोसेस है, राज्य के पास में भेजना अनिवार्य है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है, उसी प्रकार से उन राज्यों का अनुमोदन भी जरूरी होता है। लेकिन यदि राज्य मना कर दें तो वो आपका इस राष्ट्रपति या फिर संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। ये बात का ध्यान रखें। क्योंकि आपको पता होगा जब हमारा तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था तो आपकी आंध्र प्रदेश विधानसभा में इस प्रकार का विधेयक भेजा गया था और
आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा उसने क्लियरली उसको मना किया था कि हमें इस प्रकार का तेलंगाना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा बेटा मुबारक हो, तुम्हारे नए तेलंगाना का जन्म होता है, और नए तेलंगाना राज्य का गठन किया था जून 2014 के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोसेस है। तो यहाँ पर यही बात की राज्य विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं, हाँ, तो ये क्या पुरस्तापित नहीं किया जाएगा, हाँ, तब तक इसको पुरस्तापित नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास में नहीं भेजा जाएगा, यानी कि संबंधित राज्य के पास में भेजना ये एक अनिवार्यता है, लेकिन उनके सलाह को मानना यह अनिवार्यता राष्ट्रपति के पास या संसद के पास नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओके, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, ये क्वेश्चन आ गया 1956 के अंतर्गत। दोस्तों देखिएगा, जब भारत देश आजाद हुआ तो हमारे पास में ए बी सी डी श्रेणी के राज्य हुआ करते थे, जो कि हमारे संविधान के भाग 7 में लिखे गए थे। कौन सा? संविधान के भाग 7 के अंतर्गत ए बी सी डी श्रेणी के राज्य हुआ करते थे। और सर इन ए बी सी डी श्रेणी के जो राज्य थे, अब क्या यही रहने दिया जाए या नए राज्यों का गठन किस प्रकार से किया जाए, यह सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके लिए सबसे पहले हमने कहा था यार लोगों की डिमांड है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, क्या यह बात सही है? तो सबसे पहले हमने धर आयोग का स्थापना करी, गठन किया। धर आयोग ने मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ठीक नहीं है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इसको रखना चाहिए। उसके बाद में अगले ही साल में हमने जेबीपी कमेटी, जो कि कांग्रेस के द्वारा गठित की गई, जेबीपी कमेटी ने भी मना कर दिया कि नहीं सर, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन पॉसिबल नहीं है, प्रशासनिक सुविधा को मद्देनजर रखते हुए राज्यों का गठन किया जाए। ठीक है सर। इसके बाद में जब हमने कहा था आंध्र प्रदेश का गठन होता है, मद्रास से अलग करके बनाया जाता है ना, तेलुगु भाषियों के लिए बनाया जाता है, मोडी श्री रामल्लू की मृत्यु हो जाती है, अब बाकी राज्यों के लिए डिमांड और ज्यादा तेज हो जाती है, जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहते थे, जिसके चलते हमने क्या किया था 1953 में फजल अली कमीशन का गठन किया था, यानी कि फजल अली कमीशन। और दोस्तों इसमें 3 सदस्य हुआ करते थे, एक तो फजल अली खुद हुआ करते थे, उसके बाद में एक थे हृदयनाथ कुंजरू जिनका नाम था, और सर एक आपके थे के एम पणिकर, नाम क्या था? के एम पणिकर। ये 3 सदस्य हुआ करते थे, के एम पणिकर हुआ करते थे, हृदयनाथ कुंजरू हुआ करते थे, और उसके बाद में फजल अली। ये 3 सदस्य थे, ये नाम भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा फजल अली कमेटी का सदस्य नहीं था? ये 3 सदस्य थे, ठीक है। और इनके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? फजल अली। नाम क्या हो गया? फजल अली कमीशन। गठन कब हुआ? 1953 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? तब आपको बताना 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दोस्तों ये पहला आयोग था जिसने भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, इस बात को इन्होंने स्वीकार किया। और दोस्तों इन्होंने ये भी कहा कि एक भाषा एक राज्य तो पॉसिबल होगा नहीं, प्रशासनिक सुविधा को मद्देनजर रखा जाएगा। उन्होंने कहा था वित्तीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाएगा, साथ ही साथ जो सामरिक दृष्टिकोण है उनको भी मद्देनजर रखते हुए आप इस प्रकार से भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हो। ये सबसे पहले इन्होंने अनुमति दी। सर जैसा भी ये हुआ 1955 में, तो आपने क्या कर दिया, यानी कि 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन किया, और 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपने क्या किया, यानी कि जो 7वां भाग था, 7वें भाग को आपने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अरे सर 7वें भाग में क्या था? ए बी सी डी श्रेणी के राज्य थे। 7वें भाग में क्या था? यानी कि ए बी सी और डी श्रेणी के यहां पर क्या थे? जो राज्य थे। आपने इसको यहां पर क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब आप एक नया फॉर्मेट लेकर आते हो, आप एक नया प्रारूप लेकर आते हो, और वो है आपका राज्य होगा। अब एबीसीडी श्रेणी के राज्य नहीं होंगे, 7वें भाग को समाप्त कर दिया है। 7वां संविधान संशोधन हो चुका है, 1956 में हो चुका है। डेट भी याद कर लेना, सबको याद है वैसे 1 नवंबर 1956 को होता है ना। और उन्होंने कह दिया ये किसकी सिफारिश पर हुआ? फजल अली कमीशन की रिपोर्ट 1955 के अकॉर्डिंग हुआ। अब हमारे पास में राज्य आ गया, और उनके साथ में हमारे पास में क्या आ गया? संघ शासित प्रदेश आ गए, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र कह सकते हो या संघ शासित प्रदेश आ गए। और उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हुआ करते थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, आप एक बार स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से इसका ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, और बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने। अगला देखिएगा, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ चुका है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया।
कब किया? 1950 में, 53 में, 56 में, 61 में। ध्यान रखिए दोस्तों, 1953 में, अक्टूबर 1953 में, है ना, ये आपका हुआ था अक्टूबर 1953 में। देखो दोस्तों, बात करते हैं, ये है अपना प्यारा सा इंडिया। इसके दक्षिण में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था मद्रास, जिसका नाम हुआ करता था मद्रास। इसमें इधर की एरिया में जो लोग रहते थे ये थे दोस्तों तेलुगु भाषी, ये थे तेलुगु भाषी, और इधर वाले एरिया में जो रहते थे वो थे सर आपके तमिल भाषी। तमिल और तेलुगु के मध्य द्वंद्व चल रहा था कि सर भाषा के आधार पर हम आपके साथ में नहीं रखेंगे, हम आपके लिए अलग राज्य का गठन किया जाए। तेलुगु भाषियों की डिमांड थी कि एक अलग राज्य का गठन किया जाए, है ना। और आपको पता होगा हमने कहा था 15 दिसंबर 1952 को पोडी श्री रामल्लू की मृत्यु हो जाती है। पोडी श्री रामल्लू की यहां पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो फिर आपका क्या कर दिया जाता है? अक्टूबर 1953 में आपके कौन से नए राज्य का गठन हो जाता है? यानी कि आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है। और सर ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन जाता है भारत का। क्लियर है क्या? उसके बाद में फजल अली कमीशन आता है। फजल अली फिर आपको औपचारिक रूप से मान्यता देता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। और फिर भारत में भाषाओं के आधार पर गठन हुआ तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। और ये 14वां राज्य आपका कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश था। ये बात का भी ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपको इसके संबंध में ध्यान रखना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे? बेटा 1953 में राज्य पुनर्गठन जो आयोग हुआ था जिसको हमने नाम दिया था कौन सा? फजल अली कमीशन। कौन सा नाम दिया था? हाँ, यहां पर बन गया था आपका फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन। पॉज करिएगा और जवाब दीजिएगा। फजल अली कमीशन में 3 सदस्य हुआ करते थे। कौन से थे? फजल अली थे, बिल्कुल सही है। पट्टाभी सीतारमैया नहीं थे, हृदयनाथ कुंजरू थे, और के.एम. पणिकर थे, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू के, और ये आपके क्या थे? अध्यक्ष थे। और ये रिपोर्ट कब देते हैं? तब आपको बता देना कि सर ये रिपोर्ट देते हैं 1955 के अंतर्गत। उसके बाद में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है। 7वें भाग को समाप्त कर दिया जाता है। एबीसीडी श्रेणी के राज्य समाप्त हो जाते हैं। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का फॉर्मेट सामने आता है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उसमें अस्तित्व में आ जाते। ये सारी बातें इसके साथ में निकल कर आती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने, और यही राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश बनाए? संघ राज्य क्षेत्र बनाए, है ना, संघ राज्य क्षेत्र बना दिया। 14 राज्य और 6 राज्य क्षेत्र आपने इसका गठन कर दिया था। तो पहला ऑप्शन क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा। उसको एक्सप्लेन अपन ऑलरेडी कर चुके। अगला देखिएगा, निम्नलिखित संविधान संशोधन किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? कैसा? एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। देखो दोस्तों, दोनों के दोनों संविधान संशोधन है ना, इन दोनों के दोनों संविधान संशोधन का संबंध सिक्किम से है। 35वां संविधान संशोधन कब होता है? 1974 के अंतर्गत होता है। इसमें क्या किया जाता है? यानी कि भारत का सहायक राज्य, भारत का क्या बनता है? एसोसिएट स्टेट बनता है। सहायक राज्य का दर्जा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा 36वां संविधान संशोधन 1975 आपका बनता है, और ये भारत का पूर्ण राज्य बन जाता है। भारत का क्या बन जाता है? पूर्ण राज्य बन जाता है। कौन किसकी बात चल रही है सर? ये बात चल रही है बेटा सिक्किम की, है ना, ये बात सिक्किम की चल रही है। और सिक्किम को यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, और इस समय यहाँ पर सहायक राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब बात यह है, जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, यदि इसकी जगह सहायक राज्य भी हो सकता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, यहां पर सहायक राज्य हो सकता है, तो आपका राइट आंसर 35वां हो जाएगा। यदि पूर्ण राज्य आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर 36वां संविधान संशोधन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? तीसरा ऑप्शन राइट बन जाएगा। 36वां संविधान संशोधन 1975 में भारत का राज्य बन गया था पूर्ण रूप से, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत बढ़िया सवाल है। देखो एक बार पढ़ो इसको, पॉज करो, जवाब दो इसका।
निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ। 1960 के ये कहता है कि बाद में हुआ, और इन्हें उनके गठन के आरोही क्रमानुसार, है ना, आरोही कालक्रम, ये आरोही तथा अवरोही ये भी जब भी आता है ना, तब यहाँ पर ध्यान रखना, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, है ना। इसी प्रकार अवरोही पूछा जाए तो ऊपर से नीचे के क्रम में सवाल आता है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर पूछा गया आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिएगा और अपना उत्तर देते हुए कूट का सहायता से सही चयन करिएगा, यानी कि बढ़ते क्रम में करना है कि पहले कौन सा, बाद में कौन सा, बाद में कौन सा, इस अकॉर्डिंग अब इनको चूज करिएगा, ऑप्शन सही है उसको ठीक करिएगा। देखो अपन बात कर लेते हैं सर, हरियाणा का गठन कब हो जाता है? हरियाणा का गठन हो जाता है 1966 के अंतर्गत। सिक्किम की स्थापना हमने अभी बात करी थी 1975 में हो जाता है। नागालैंड की बात करें 1963 में हो जाता है। मेघालय की बात करें, मेघालय की स्थापना कब हो जाती है? 1972 में हो जाती है। ठीक है, ममेत्री, इस समय 3 राज्य ममेत्री, है ना। 72 में कौन से राज्य बन जाते हैं? ममेत्री बन जाते हैं। ममेत्री यानी कि आपका मणिपुर बन जाएगा, मेघालय बन जाएगा और त्रिपुरा बन जाएगा। 1972 बनते। मेघालय की बात करते हैं, मेघालय के समय 1972 में, नागालैंड 63 में, ये बन गया 75 में, ये बन गया 66 में। अब बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है सर, नागालैंड इनमें सबसे पहले नंबर पे बन गया था, उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा? हरियाणा बन गया था, उसके बाद में तीसरे नंबर पे आपका मेघालय बन गया था, और चौथे नंबर पे कौन सा बन गया था? सिक्किम बन गया था। इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था, मैंने इसको जस्ट कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन से आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं उनमें सारी चीजों को इस प्रकार से याद करवाया जाता है। यदि ऑफलाइन स्टूडेंट है तो एक बार कमेंट करके बताएं क्या ये चीजें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो पा रही है, चीजें समझ में आ रही है। और जो भी साथीगण है, ये जीके विद राकेश जहांगीर सर, और उसके बाद में नीचे जो स्कूल में जो नंबर चल रहे हैं वहां पर कांटेक्ट करके आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन ले सकते हैं, पूरी क्लास को डिटेल के साथ में पढ़ सकते हैं, और यूट्यूब पर आपका टेस्ट इस प्रकार से आपको एमसीक्यू क्लास के माध्यम से देखने को मिलता है। इसका फायदा तभी मिलता है यदि आप एक एस्पिरेंट, आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो और आपकी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी है, आप कहीं भी गुरुजी से पढ़ रहे हो, तो इस टेस्ट सीरीज का आपको फायदा मिलता है। यदि आप इसको नहीं पढ़े हो और यदि टेस्ट दे रहे हो तो मजा नहीं आएगा। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद में इस टेस्ट को आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और यदि हमारे पास में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा भी बैचेस अवेलेबल है, इवनिंग में है, मॉर्निंग में है। आप एक बार इस कॉल पे, यहाँ पर जो भी इंक्वायरी में नंबर दिए हैं उन पर कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर दिया गया छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया। देखो दोस्तों आपको पता होगा 26, 27, 28 ये 3 राज्य बनते हैं। 26वां राज्य बनता है, 27वां राज्य बनता है, 28वां राज्य। इसकी एक ट्रिक भी है, देखो छऊझा, नाम क्या है? छऊझा। एक 6 से क्या बन जाएगा? छत्तीसगढ़ बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? छत्तीसगढ़ बन जाएगा। उत्तराखंड बन जाएगा। झा से क्या बन जाएगा? झारखंड बन जाएगा। इन तीनों का निर्माण होता है सर 2000 के अंतर्गत। ये सर हो जाता है 1 नवंबर को हो जाता है, ये सर 9 नवंबर को हो जाता है, और ये आपका 15 नवंबर को हो जाता है। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर 2000 को छऊझा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये इस प्रकार से ध्यान रख सकते हो। छत्तीसगढ़ की बात आ रही है, ऑब्वियस सी बात है, 1 नवंबर ये 2000 के अंतर्गत हो गया। 9 नवंबर को किसका हो गया था? उत्तराखंड का हो गया। यदि यहाँ पर तुम 15 नवंबर डाल दीजिएगा तो यहाँ पर आपका किसका बन जाएगा? झारखंड के साथ में बन जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से सवाल, ये सवाल है दोस्तों, लाजमी सी बात है, आपसे सवाल इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर का पूरा अच्छा अध्ययन करने के बाद में कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्या इस प्रकार से नए क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, उन सबको मिक्सअप करके यहाँ पर आपको ये सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है। देखो निम्न में से एक कथन असत्य, देखो इस बातों का बिल्कुल ध्यान रखें, जनरली एग्जाम में हम इन पे गलतियां करते हैं सर, तो यहाँ पर ध्यान रखें, असत्य कथन का हमें पहचान करना है कि गोवा को दमन व दीव से अलग किया गया था, है ना। दोस्तों आपको पता होगा ये गोवा, दीव, दमन वाला एरिया था ना, इन पर अधिकार हुआ करता था पुर्तगालियों का, है ना। पुर्तगीज इन पर क्या करते थे, यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था, इनके अधीन में हुआ करते थे। 1961 में हमने गोवा को अलग करवा लिया, ऑपरेशन विजय चलवाकर गोवा, दीव, दमन को हमने 1961 में इनको आजाद करवा दिया, 1961 में। और इन तीनों के तीनों को हमने क्या कर दिया? संघ शासित प्रदेश बना दिया। क्या बना दिया? संघ शासित प्रदेश बना दिया। समय के साथ में 1987 में गोवा को हमने क्या कर दिया?
पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। गोवा को हमने पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। ध्यान रखें, गोवा पूर्ण राज्य कब बना? 1987 में। किससे अलग होकर बना? गोवा दीव दमन संघ शासित प्रदेश था, इससे अलग होकर बन गया। इनको कब संघ शासित प्रदेश बनाया था? 1961 में बनाया था। किसके अधीन में था? तब बता दें, ये पुर्तगालियों के अधीन में था। इस बात के संबंध में ध्यान रखें। तो सर ये स्टेटमेंट तो ठीक है। अगला देखिएगा, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश भी पहले, जैसे कि हमने कहा था 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, उनमें से 6 के जैसे नाम अपन बात करें ना, तो एक तो आपका था दिल्ली, दिल्ली के पास में हिमाचल प्रदेश। भारत के दक्षिण के नक्शे में दो, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप बन जाएगा। उनके बाद में पूर्वोत्तर भारत में उनमें दो थे सर, मणिपुर और त्रिपुरा। इसी प्रकार से 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो हिमाचल प्रदेश सर पहले केंद्र शासित प्रदेश की सूची में था। ये स्टेटमेंट भी सही था। ये पूर्ण राज्य कब बनता? 1971 में। ये ध्यान रखना, ये पूर्ण राज्य कब बनता है? 1971 के अंतर्गत बनता। सवाल पूछा जाएगा। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, बस यहीं पर गलती होगी सर। मैसूर राज्य का जो नया नाम है ना, वो तमिलनाडु नहीं रखा गया, इसका नाम रखा गया दोस्तों कर्नाटक। आज जिसको अपन नाम कर्नाटक बोलते हैं ना, इसका पहले कभी नाम क्या हुआ करता था? मैसूर हुआ करता था। और जिसको आज अपन तमिलनाडु बोलते हैं ना, इसका कभी नाम मद्रास राज्य हुआ करता था। इस मद्रास राज्य से दो नए राज्यों का गठन हुआ। एक नया राज्य बन गया था जिसको अपन बोलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अलग हो गया तो पिछला एरिया क्या बन गया? मद्रास बन गया। समय के साथ में मद्रास राज्य का नाम हमने कर दिया तमिलनाडु। हमने आपको पहले बताया था यहाँ पर दो भाषी के लोग रहते थे, एक तेलुगु, एक आपके तमिल भाषी। तो तमिल भाषियों का जो पीछे मद्रास बसा था, उसका नाम हमने क्या कर दिया? मद्रास का। तमिल भाषियों का नाम तमिलनाडु। ठीक है। बंबई राज्य गुजरात या महाराष्ट्र के विभाजित होने से 1960 की बात आती है दोस्तों। कब की बात आती है? 1960 में। भाषा के आधार पर राज्यों की डिमांड जैसी आगे बढ़ी, तो गुजराती जो भाषी है, कौन से भाषी है सर? गुजराती भाषी है, उनके लिए गुजरात बन गया। और जो मराठी भाषी है, उनके लिए महाराष्ट्र बन गया। लेकिन संयुक्त रूप से ये कभी क्या कहलाते थे? बंबई राज्य कहलाते थे। जैसे जब राजस्थान का अपन पुनर्गठन पढ़ते हैं ना, कि हमारा जो आबू देलवाड़ा जो एरिया है बंबई राज्य में शामिल था। अरे दोस्तों, ये आप उस समय गुजरात और महाराष्ट्र नहीं हुआ करते थे, उसमें बंबई राज्य हुआ करता था। बंबई राज्य का विघटन हुआ 1960 में, भाषा के आधार पर हुआ, है ना। और एक आपका गुजरात बन गया, एक आपका महाराष्ट्र बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा सवाल का जवाब कौन सा हो गया? हाँ, ये बन गया ना, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, हाँ, इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? बेटा इस बात का हमेशा ध्यान रखें, सुमेलित है या नहीं है, क्या पूछा जा रहा है। एक तो राज्य का नाम पूछा जा रहा है, और दूसरा यहाँ पर कब इसका गठन हुआ था उनके साथ में। देखो, हमने अभी आपसे बात करी है 1960 में महाराष्ट्र यानी कि बंबई से एक गुजराती भाषियों के लिए अलग राज्य बना, जिसका नाम क्या था? गुजरात था। 1960 में ये 15वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? ये बात भी ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता होगा 1956 तक, 1 नवंबर 1956 में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में 1960 में जो पहला राज्य जो बनेगा, वो ये बनेगा 15वां राज्य गुजरात 1960 में। किससे? बंबई से अलग होकर। इसके बाद में हरियाणा 1966 में पंजाब से अलग होकर बन गया। और छऊ झा 2000 में 1 नवंबर, 2 नवंबर, 15 नवंबर, हमने आपके बारे में बताया। लेकिन बेटा आपको पता होगा सिक्किम 1973 में नहीं है, 1975 में हमारा राज्य बना गया था। हमें कहा गया सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। आज के सेशन का हमारा आखिरी सवाल आपके सामने है, यहां पर ध्यान दें। 2015 में हुए भारत और बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई? सर हमने क्या करा, भारत की कुछ बस्तियां थी वो हमने क्या कर दिया? बांग्लादेश को सौंप दी। सर इसके माध्यम से आपको पता होगा हमारे संसद में 100वां संविधान संशोधन हुआ। 100वां संविधान संशोधन हुआ, और इसके माध्यम से कब की बात है? 100वां संविधान संशोधन 2015 के अंतर्गत हुआ। और हमने क्या कर दिया, भारत और बांग्लादेश और भारत के मध्य सीमा विवाद का निस्तारण हमने किया गया, है ना। आपको पता होगा बेरूबाड़ी यूनियन वाद में हमारी न्यायपालिका ने यह मामला स्पष्ट किया था कि जब भी आप अपना कोई भी एरिया विदेशी देश को देते हो, तब आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। आपको पता होगा बेरूबाड़ी यूनियन वाद में नेहरू नून एग्रीमेंट को खारिज कर दिया था हमारी न्यायपालिका ने, और उसके बाद में 9वां संविधान संशोधन 1960 आया था और बेरूबाड़ी को पाकिस्तान को दिया गया था। उसी प्रकार से अब हमारे सामने था कि हमारे कुछ एनक्लेव है, वो किसको देने हैं? पाकिस्तान को देने हैं, सॉरी बांग्लादेश को देने हैं। तब हमें क्या करना पड़ा? संविधान में संशोधन करना पड़ा। 100वां संविधान संशोधन 2015 के अंतर्गत किया गया था। बांग्लादेश और भारत के मध्य एनक्लेव थे, उनको एक्सचेंज किया गया था। अब हमने भारत से बांग्लादेश में कितने चले गए? 111।
और बांग्लादेश से भारत में कितने आगे, 51 एनक्लेव इंडिया के अंतर्गत आगे। तो ये बात का ध्यान, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपेगी, तब आपको बताना 111 बस्तियां सौंपेगी। इसकी जगह यहां पर आ जाता कि भारत को कितनी बस्तियां सौंपेगी, तो 51 हमारा राइट आंसर हो जाता। संविधान संशोधन कौन सा है, 100वां संविधान संशोधन। कब की बात हो रही है, 2015 की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा जो भाग एक था संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इनसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इसके लिए आपको राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के समन्वय समितियां थी, वो महत्वपूर्ण है। राज्यों के गठन कब कब हुए, ये महत्वपूर्ण है। बाकी फ्रांसीसी और पुर्तगीज के अंडर में हमारी कौन कौन सी बस्तियां आती थी, ये महत्वपूर्ण बनता है। बाकी आर्टिकल 1 to जो 4 तक बनता है, उनके जो प्रावधान बनते हैं, वो महत्वपूर्ण सवाल बनता है। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ में बने रहने के लिए आज के सेशन में अपने इतना ही लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।